नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री राम टेक्निकल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष नापित, रीजनिंग एजुकेटर, तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कैलेंडर के रिगार्डिंग आज बहुत बेहतरीन लेक्चर अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए विदाउट डिले मोमेंट आज के लेक्चर का दोस्तों अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, कुछ बेसिक बातें थी जो हमने कैलेंडर के रिगार्डिंग डिस्कस की थी। आज हम टाइप नंबर फर्स्ट जो है क्वेश्चन के रिगार्डिंग दोस्तों अपन शुरू करने वाले हैं। तो देखो, टाइप नंबर फर्स्ट में अपन पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हेन, या आप सीधा ही लिख सकते हैं कि वर्ष व माह समान, वर्ष व माह समान, वर्ष व माह समान तथा तिथि अलग अलग। देखो, टाइप नंबर फर्स्ट में दोस्तों अपन आज ये शुरू करने वाले हैं कि वर्ष व माह समान तथा तिथि अलग अलग। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन अपन ने लिया, ठीक है, एक क्वेश्चन अपन ने लिया कि यदि 5 जनवरी 2001 को सोमवार है, यदि 5 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताइए 27 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा। इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ वर्ष समान है, माह समान है, अंतर जो है दोस्तों वो केवल और केवल किसमें, तिथि या तारीखों में है। बोलो क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा भाई। पूरे कैलेंडर में कुछ भी नहीं है, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस तारीख के आगे से लेकर इस तारीख तक हमें टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, कुल दिनों की संख्या निकालनी है। तो बताओ 5 जनवरी 2001 के आगे से और 27 जनवरी 2001 तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई। तो हम कह देंगे दोस्तों यहाँ तारीखों का अंतर, क्या कहेंगे, तारीखों का अंतर, तारीखों का अंतर और बटे में 7। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, तारीखें 27 में से दोस्तों 5 घटा दीजिए और 7 का भाग लगाओ भाई। 27 में से 5 गए तो दोस्तों 22, और 22 में 7 का भाग लगाकर दोस्तों हम शेष पता करेंगे, और यहाँ जो शेष रहने वाला है वो 1 है। मतलब सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, एक दिन ऐड कर देना है। तो सोमवार में जैसे ही एक दिन आगे जाएंगे तो हमें कौन सा वार मिलेगा, मंगलवार। बोलो क्लियर हो गया। तो दोस्तों 2 तारीखों के मध्य अंतर करके 7 का भाग हम लगा देंगे, और जितना शेष बचता है उतना शेष हम आगे चले जाएंगे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने कहा 2 मार्च 2021 को यदि शुक्रवार है, 2 मार्च 2021 को यदि शुक्रवार है, तो बताओ 29 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा। भाई वर्ष समान है, महीना समान है, अंतर केवल तारीखों में है। जब एक ही माह की 2 तारीख दे रखी हो तो दोस्तों हमें करना क्या है भाई, इस तारीख के आगे से और इस तारीख तक हमें टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं। 2 मार्च 2021 के आगे यानी कि 3 मार्च 2021 से लेकर 29 मार्च 2021 तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई। तो दोस्तों कर देंगे तारीखों का अंतर। क्या करेंगे भाई, तारीखों का अंतर, और तारीखों के अंतर में भाग लगा देना है दोस्तों 7 का। 29 में से 2 कम करो और 7 का भाग लगाओ दोस्तों, तो
तो यहाँ हो गया 27 और जब 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 और रिमाइंडर बच जाएगा दोस्तों 6। शेष कितना बचा भाई दोस्तों? जो शेष बच रहा है वो क्या है आपका 6 है। तो इस वार से 6 दिन आगे का वार हमारा आंसर होगा। तो शुक्रवार के बाद में शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। तो दोस्तों आंसर क्या आने वाला है? गुरुवार। बोलो क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया है? अब देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार कॉन्सेप्ट की अपन चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं सप्ताह का जो साइकिल होता है दोस्तों, सप्ताह का साइकिल 7 दिनों का होता है। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ मान लीजिए सोमवार है दोस्तों, यहाँ कौन सा वार है भाई? सोमवार है। तो यहाँ अगला वार कौन सा आएगा? मंगलवार। उससे अगला बुधवार, फिर गुरुवार, फिर आपका शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार और दोस्तों फिर सोमवार। बताओ भाई शुक्रवार से हमें कितने दिन आगे चलना था दोस्तों? शुक्रवार से हमें जाना था 6 दिन आगे। तो शुक्रवार से जब 6 दिन आगे चलोगे तो कौन सा वार आएगा दोस्तों? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन। तो मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है, शुक्रवार के दोस्तों 6 दिन बाद जो वार आ रहा है, तो शुक्रवार के 6 दिन बाद जो वार आ रहा है वो शुक्रवार से ठीक 1 दिन पहले निकला होगा। सप्ताह का जो चक्र है पूरा का पूरा दोस्तों ये 7 दिनों का होता है। तो जो वार शुक्रवार के 6 दिन बाद पड़ेगा वही वार शुक्रवार से 1 दिन पहले निकला होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ तो दोस्तों आंसर हो गया वो। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो वार शुक्रवार के 6 दिन बाद आ रहा है वही वार 1 दिन पहले निकला होगा, और शुक्र से 1 दिन पहले क्या निकला है? गुरु निकला है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन होंगे वो स्पीड से होने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे यहां मैंने एक और प्रश्न लिया, यदि 25 अगस्त 2021 को बुधवार है, यदि 25 अगस्त 2021 को बुधवार है तो बताओ यदि 25 अगस्त 2021 को बुधवार है तो बताओ दोस्तों 3 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा? भाई आप तो ध्यान रखो कि सर वर्ष समान है, महीना समान है, अंतर किस में है दोस्तों? तारीखों में है। और तारीखों का जो अंतर हो गया वो हो गया 25 - 3 = 22, और 7 का जब भाग मैं लगाऊंगा तो दोस्तों मुझे शेष मिलने वाला है 1। क्लियर है? तो आगे जाना हो तो 1 दिन जोड़ देंगे, और दोस्तों पीछे जाना हो तो 1 दिन क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो बुधवार में 1 दिन कम कर दो तो वार कौन सा हो जाएगा यार? मंगलवार। बोलो क्लियर है क्या? तो यहां जो वार निकल कर आएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? मंगलवार होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न से हमें 2 बात सीखने को मिल रही हैं। एक तो दोस्तों हमेशा जब वर्ष और महीने समान दे रखे हों तो उनकी तारीखों का अंतर करके 7 का भाग लगा देंगे, और जितना शेष बच रहा है अगर आगे का वार पूछता है, तारीख आगे की है तो दोस्तों जोड़ देंगे, और पीछे का वार निकालना हो, पीछे की तारीख का वार निकालना हो तो दोस्तों हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और दूसरी बात, जो वार शुक्रवार के 6 दिन बाद पड़ रहा है दोस्तों, शुक्रवार के 6 दिन बाद जो वार आएगा वही वार शुक्रवार से 1 दिन पहले निकला होगा। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, आज के 6 दिन बाद का जो वार होगा वो ठीक 1 दिन पहले वाला होगा, आज के 5 दिन बाद का जो वार होगा वो ठीक 2 दिन पहले वाला, 4 दिन बाद का जो वार है वो 3 दिन पहले वाला, और 3 दिन बाद का जो वार है वो 4 दिन पहले वाला हो गया। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से तो दोस्तों ये है हमारा टाइप नंबर 1। अब चलिए बात कर लेते हैं टाइप नंबर 2 की।
लेकिन टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक टेबल हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। टाइप नंबर सेकंड, अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये हो गए हमारे मंथ, इन मंथ में पड़ने वाले डेज और इन डेज में आने वाले बच्चों ऑड डेज, क्या भाई, विषम दिन। तो ये तो हो गया आपका महीने, ये तो हो गया दोस्तों महीना, उस महीने में पड़ने वाले दिन, महीना, महीने में पड़ने वाले दिन, और यहां दोस्तों हैं विषम दिन। यहां क्या है भाई, विषम दिन। बोलो क्लियर है। अब जरा इस बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ एक वर्ड आया है और वर्ड लिखा हुआ है भाई क्या, विषम दिन, विषम दिन। अब आप कहेंगे सर ये विषम दिन क्या होता है, तो बच्चों वे दिन जो सप्ताह के चक्र में, सप्ताह के चक्र में आने से, वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से छूट जाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। क्लियर है क्या। या आप इस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या कुल दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर जो दिन शेष बचते हैं, जो दिन शेष बचते हैं, विषम दिन कहलाते हैं। तो वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से छूट जाते हैं दोस्तों विषम दिन कहलाते हैं। या इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि कुल दिनों की संख्या में जब 7 का भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वो क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया, बताओ 65 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। होती है, ऐसा लिख लीजिए। क्लियर है। तो 65 दिनों में दोस्तों, तो कुल दिनों की संख्या में जब हम 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग लगा रहे हैं, 7 नाम 63, और जो दिन शेष बच जाते हैं दोस्तों उन्हीं दिनों को क्या कहा जाता है, विषम दिन। क्या कहेंगे इनको, विषम दिन हम कह देंगे। बोलो क्लियर है। विषम दिन आप इनको कह दीजिए, या दोस्तों इनको कह दीजिए ऑड डेज। ये हो गए ऑड डेज। अच्छा, ये 9 जो है, ये 9 क्या आया है दोस्तों, ये है सप्ताह के चक्रों की संख्या। क्या है भाई, सप्ताह के चक्रों की संख्या। द साइकिल ऑफ वीक्स, द साइकिल ऑफ वीक्स। और ये 65 हो गए कुल दिनों की संख्या। और ये क्या है दोस्तों, ये जो 7 है ये है एक सप्ताह में दिनों की संख्या, एक सप्ताह में दिनों की संख्या। क्लियर है। और ये आ गए आपके कुल दिन। ये क्या आ गए बच्चों, कुल दिन आ गए। तो क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों,
कुल दिनों की संख्या में जब 7 का भाग दिया जाता है तो जो शेष बचेगा वो तो कहलाएगा विषम दिन, और जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है दोस्तों वो कहलाता है सप्ताह के चक्रों की संख्या। मतलब 65 दिनों में सप्ताह के कुल कितने चक्र घूम गए, तो दोस्तों 65 दिनों में सप्ताह के कुल 9 चक्र घूम गए भाई। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, इस प्रकार से सप्ताह के 9 चक्र घूम गए। और वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से रह गए दोस्तों उन दिनों को कहा जाता है विषम दिन। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दोस्तों जनवरी के महीने की। बताइए, जनवरी का जो महीना होता है दोस्तों होता है 31 दिनों का, और 31 दिनों में 7 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों वो कितना बचेगा मेरे पास में 3 बचेगा। बोलो क्लियर है। अगला महीना आ जाता है फरवरी। और फरवरी के महीने की मैं बात करूं दोस्तों, फरवरी के महीने में साधारण वर्ष की फरवरी है तो दिनों की संख्या 28, और लीप वर्ष की है तो दिनों की संख्या 29 होगी। 28 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, और 29 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों शेष 1 बचेगा। यानी कि साधारण वर्ष की फरवरी के अंदर रिमाइंडर 0 और लीप वर्ष की फरवरी का रिमाइंडर क्या होता है 1। इसके बाद अगला आएगा दोस्तों मार्च। मार्च होता है 31 दिनों का, और 31 दिनों का अगर कोई महीना है तो उसमें रिमाइंडर 3 बचेगा। बोलो क्लियर है। मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के महीने में दिनों की संख्या होती है 30, और जिस महीने में दिन 30 है उसमें विषम दिनों की संख्या होगी दोस्तों 2। और बाकी जो महीने हैं हमारे हो गए अप्रैल के बाद में मई, मई के बाद में दोस्तों आ जाएगा आपका जून, जून के बाद हो जाएगा जुलाई, जुलाई के बाद हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और बच्चों ये दिसंबर। बोलो क्लियर है क्या। तो मई होता है दोस्तों 31 दिनों का, जून होता है 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। तो जिस महीने में दिन 31 है उसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी, और जिस महीने में दिन 30 है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होगी। तो बेटा 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, और 31 में 3। बोलो क्लियर है क्या। अब ये ध्यान रखिए कि दोस्तों यहाँ तो कुछ तो महीने 30 के हैं और कुछ क्या है 31 के हैं। इनको याद करने के लिए भी दोस्तों बचपन में आपने ट्रिक देखी होगी, जब हम हमारी मुट्ठी बंद करते हैं तो दोस्तों ये ऊपर अपर लेवल पर आने वाले जो महीने हैं ये 31 दिनों के होंगे। जनवरी आपका 31 का, फरवरी दोस्तों 28 या 29 का रहता है। फरवरी के बाद जब हम मार्च पर आओगे तो दोस्तों जो लेवल है वो अपर है। तो मार्च कितने दिनों का है जरा देखिए, मार्च हो गया 31 का। 31 के बाद में दोस्तों लोअर लेवल आ रहा है, तो इस पर आने वाला जो महीना है वो 30 दिनों का होगा। तो अप्रैल हो गया 30 का, अप्रैल के बाद मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, और जुलाई के बाद जब वापस आप स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों 31 दिनों वाला महीना आएगा। तो जुलाई 31 का और अगस्त भी 31 का। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। बोलो क्लियर है क्या। इस प्रकार से भी अगर आप याद ना करें तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही छोटी सी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिएगा तो सब चीजें याद हो जाएंगी। देखो ध्यान से, मैंने कहा अप्रैल, मैंने क्या कहा अप्रैल, देखिए मैंने कहा अप्रैल, जून, अप्रैल, जून, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, बस अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये चारों महीने 30 के होते हैं दोस्तों। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 2-4 बार बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा।
अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के, और फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 31 के। तो अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के और फरवरी को छोड़कर बाकी सभी महीने 31 के। बोलो क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे टाइप नंबर सेकंड की, और टाइप नंबर सेकंड के अंदर बच्चों, टाइप नंबर सेकंड के अंदर जिस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा अपन करने वाले हैं, उन प्रश्नों में क्या होगा, ईयर तो सेम होगा दोस्तों। ईयर क्या होगा, सेम होगा, बट डेट एंड मंथ आर डिफरेंट। तो दोस्तों ईयर तो सेम है, बट डेट और जो मंथ है वो क्या है, अलग अलग हैं। तो जरा देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व किस प्रकार से करेंगे भाई, देखो ध्यान से। तो जैसे दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा यदि 5 जनवरी, मैंने कहा 5 जनवरी सन 2005 को यदि शनिवार है, 5 जनवरी 2005 को यदि शनिवार है, तो बताओ बच्चों 25 अप्रैल 2005 को कौन सा वार होगा। तो इस बात के लिए मैंने आपको कहा था दोस्तों, कुछ नहीं करना है बच्चों, 5 जनवरी 2005 के आगे से और 25 अप्रैल 2005 तक कुल दिनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो बताइए वर्ष समान है, महीने और तारीखें क्या हैं, अलग अलग है। तो 5 जनवरी 2005 के आगे से और 25 अप्रैल 2005 तक कुल कितने दिन हो गए। जनवरी का महीना दोस्तों 31 का होता है, जनवरी का महीना 31 का होता है, तो 31 में से 5 दिन तो गए और बचे जो दिन रह गए दोस्तों वो हो गए 26। फरवरी भाई साधारण 5 कैसा है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी के दिनों की संख्या यहां हो जाएगी दोस्तों 28, और मार्च का जो महीना आएगा वो पूरा 31 दिनों का हो गया। और दोस्तों चलना कहां तक है भाई, अप्रैल तक, और अप्रैल में भी कहां तक चलना है, केवल 25 अप्रैल तक, तो अप्रैल के 25 दिन। तो मैंने कहा 5 जनवरी के आगे से और 25 अप्रैल तक कुल दिनों की संख्या आपको निकालनी है, और यहां कुल दिनों की जो संख्या निकल कर आई बच्चों वो कितनी आ गई। तो देखो जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका दोस्तों, इस वैल्यू को 20 समझो, इसका मैंने 6 छोड़ दिया, केवल पूरी डिजिट काम में ले रहे हैं दोस्तों। 20 और 20 40 और 30 70, 70 और 20 हो गया दोस्तों 90। अब 90 के आगे जोड़ देंगे भाई, 6 और 8 14 और 1 15 और 15 और 5 20, और 90 और 20 दोस्तों हो जाएगा 110 दिन। बोलो क्लियर है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है बताओ 5 जनवरी 2005 से और 25 अप्रैल 2005 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो भाई कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 110 आ गई। भाई कितनी आ गई, 110। क्लियर है, 110। अब इन दिनों की संख्या को जोड़कर हमें लगाना है यहाँ कितने का भाग भाई, 7 का भाग। कितने का भाग लगा देंगे बच्चों, 7 का भाग लगा देंगे, और 7 का भाग लगाकर भाई साहब शेष फल ज्ञात करो, क्योंकि हमें शेष से मतलब है। 7 एकम 7, रिमाइंडर 4 हो गया 40, और 7 पंजे 35। तो बताओ शेष कितना बचा बच्चों, शेष बचेगा 5। तो शनिवार में दोस्तों 5 दिन ऐड कर दो भाई, जो वार शनिवार के 5 दिन बाद आने वाला है वो ठीक 2 दिन पहले वाला होगा, और वो वार कौन सा हो गया दोस्तों, गुरुवार हो गया। तो शनिवार के बाद में रवि सोम मंगल बुध और गुरु, बताओ 5 दिन बाद कौन सा वार आया दोस्तों, गुरुवार आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब एग्जामिनर यहां से क्या क्या पूछ सकता है, देखो पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि बताओ 5 जनवरी 2005 से और 25 अप्रैल 2005 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी। तो भाई कुल दिनों की संख्या दोस्तों हो जाती है 110। क्लियर है।
और इन 110 में वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ इन 110 दिनों के अंदर सप्ताह के कुल चक्रों की संख्या कितनी हो गई। तो सप्ताह के चक्रों की संख्या पूछेगा दोस्तों, 7 एकम 7, 4 बचा, 0 उतारा, और 7 पंजे 35, बच गया 5। तो सप्ताह के चक्रों की संख्या तो हो गई 15, और यहां विषम दिनों की संख्या पूछता है तो हो जाएगी बच्चों 5। तो विषम दिन अगर आपसे पूछता है तो उत्तर आएगा 5। सप्ताह के चक्रों की संख्या पूछता है दोस्तों तो आंसर आ जाएगा 15। सप्ताह के चक्र, तो 110 दिनों में सप्ताह के कुल कितने चक्र हो गए भाई साहब? 15 चक्र हो गए। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन क्वेश्चन को इस प्रकार से हमें नहीं करना है। अब ध्यान से समझो करना कैसे होगा। भाई एक बात बताओ, हमें 5 जनवरी के आगे से 25 अप्रैल तक क्या लेने थे? दिन लेने थे। तो जनवरी का महीना 31, और 31 में से 5 गए तो बचे कितने बताओ? जनवरी के 26 दिन बचे। अब यहां ये बात ध्यान रखनी है कि चाहे जनवरी के 26 दिन बोलो या 26 में 7 का भाग देने पर जो शेष आ जाए वो बोलो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। जनवरी के 26 दिन लिखो, चाहे इसी 26 में 7 का भाग दे दो यहीं पर ही, और जो शेष आ जाए उसको लिख दो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। तो 26 में 7 का भाग दिया, और 26 में जैसे ही दोस्तों 7 का भाग देंगे, 26 में जैसे ही 7 का भाग देंगे तो शेष बचने वाली जो होगी यहां पर 5। साधारण वर्ष में जो फरवरी होगी 28 दिनों की होगी, 28 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। तो देखिए जब साधारण वर्ष की फरवरी है तो दोस्तों उसका रिमाइंडर क्या है? 0 है। मार्च 31 का है तो जिस महीने में दिन 31 होते हैं उसका रिमाइंडर 3। तो दोस्तों हमें रिमाइंडर से मतलब है, क्लियर है? तो मार्च पूरा पूरा काउंटिंग में आ गया तो इसका रिमाइंडर हो गया 3। और अप्रैल के 25 दिन कह दो, या 25 में 7 का भाग देने पर जो शेष आ जाए वो कह दो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं। और लगा देंगे 7 का भाग। दोस्तों जोड़ो, 5 और 3 8 और 4 12, और 12 में जब 7 का भाग आप लगाओगे, जब 12 में 7 का भाग दोगे तो दोस्तों शेष कितना बचेगा भाई? तो 12 में 7 का भाग देने पर शेष बचेगा 5। देखो वही 5 यहाँ ये बच रहा था, वही 5 यहाँ ये बच रहा है। लेकिन इस प्रकार से भी क्वेश्चन को नहीं करना है। तो क्वेश्चन करने का जो वास्तविक तरीका है, स्पीड से तरीका है, वो क्या है देखो। तो बताओ जनवरी का रिमाइंडर कितना आया? 5 आया। फरवरी का रिमाइंडर 0, मार्च का 3, और अप्रैल के 25 दिन कह दो, या 25 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचे वो कह दो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। अरे भाई हमें जोड़ना नहीं है दोस्तों, जोड़ने से बेहतर है इसमें से 7 निकाल दो। 4 और 3 7 हमने काट दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया? सीधा सीधा 5 बच गया। अब इस बात को ध्यान से समझो। जैसे मैंने कहा 15 दिनों में विषम दिन आपको निकालने हैं, तो जब 15 में हम 7 का भाग देते हैं उसका मतलब क्या है दोस्तों? 7 7 के 2 लॉट पकड़ करके मैंने निकाल लिए। जैसे टोटल 15 दिन थे, और 15 दिनों को जोड़ने दोस्तों, एक तो जोड़कर आप भाग लगाओ तो भी रिजल्ट वही आएगा। मैं कह रहा हूं 15 दिन में से 7 का हमने एक लॉट पकड़ा, सप्ताह और खींच लिया, और 7 का दूसरा सप्ताह पकड़ा और दोस्तों खींच लिया, और 7 दूनी 14 दिन हमने निकाल दिए। बताओ शेष कितना बचा भाई? 1 बचा। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये कुल दिन है। कुल दिन कितने आए? 12, और 12 में एक सप्ताह तो आ गया दोस्तों, शेष बच गया 5। तो मैंने कहा यहाँ 7 मैंने निकाल दिए, 5 ऐसे बच गए। तो जोड़ना नहीं है, जोड़ने में दोस्तों टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा। तो आप कुल मिलाकर क्या कीजिए, जैसे ही टोटल 7 से ऊपर जाता है दोस्तों 7 दिन पकड़ करके निकाल दो, और शेष बचे हुए दिन अपने आप विषम दिन रह जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगले क्वेश्चन के माध्यम से बात को और अच्छे समझते हैं। जैसे मैंने कहा भाई 3 मार्च, मैंने कहा दोस्तों 3 मार्च 1996 को यदि शनिवार है, 3 मार्च 1996 को यदि शनिवार है, तो बताइए 13 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा? तो भाई यहां वर्ष समान है, तारीख और महीने अलग अलग हैं। तो 3 मार्च के आगे से और 13 अगस्त तक कुल मिलाकर हमें क्या लेने हैं दोस्तों? दिन लेने हैं, दिन। अब देखो भाई, तो मार्च का जो महीना होता है वो 31 दिनों का, और 31 में से 3 गए तो दोस्तों बचेंगे 28। अब चाहे 28 दिन लिखो और चाहे 28 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचे वो लिखो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। मार्च हो गया। मार्च के बाद जो अप्रैल आएगा वो 30 दिनों का होगा।
इसका रिमाइंडर 2। अप्रैल के बाद जो मई आया दोस्तों 31 दिनों का होगा, यहाँ 3 बचेगा। मई के बाद जो जून आएगा वो 30 दिनों का, तो जून का रिमाइंडर 2। जुलाई आएगा 31 दिनों का और इसका रिमाइंडर 3। और अगस्त में कहाँ तक चलना है भाई, 13 अगस्त तक ही चलना है। और 13 अगस्त के बेटा ये 13 दिन ले लो, चाहे 13 में 7 का भाग देने पर जो शेष बच जाए वो ले लो। 13 में 7 का भाग लगा दिया दोस्तों, 7 एकम 7, और रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया। भाई जोड़कर, चाहे इनको जोड़कर 7 का भाग दो तो भी विषम दिन वही आएगा, चाहे इनको जोड़कर 7 का भाग दो तो भी विषम दिन वही आएगा। तो अगर ये पूछना चाहता है एग्जामिनर कि 3 मार्च 1996 के आगे से 13 अगस्त 1996 तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई, तो भाई कितनी हो गई, 30 और 30 60 और 30 90 और 30 120। तो 120 तो ये हो गए, 120 और 20 140, 8 और 1 9 और 1 10 और 3 13, 140 और 13 हो गया दोस्तों 153। और 153 में जब 7 का भाग हम लगाएंगे, 153 में जब दोस्तों मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 1 13, और 13 में 7 का भाग देंगे दोस्तों, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा भाई, शेष जो बचने वाला है वो बचेगा कितना, 6। आप चाहो तो यहां देख लो, 2 और 3 5 और 2 7, बोलो क्लियर है। यहां कितना बच रहा है दोस्तों, नहीं रुको एक बार यार, 20 और 30 50, 3 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौक 12, 120 और 20 140, 8 और 1 9 और 1 10 10, और यार ये जोड़ दिया क्या अपन ने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 120 और 30 150, 150 और 10 और जोड़ो भाई 160, और 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 3 13, ये 163 होगा। कितना होगा भाई, 163 होगा। तो 163 में दोस्तों जब 7 का भाग अपन लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 3 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास में, 2 बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस प्रकार से दोस्तों अपन जोड़कर लगाते हैं 7 का भाग तो गलती होने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। लेकिन यहां जोड़िए, 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10 और 6 16, और जब 16 में 7 का भाग लगाओगे तो भी दोस्तों शेष कितना आएगा आपका, शेष 2 ही बचने वाला है। तो चाहे जोड़कर 7 का भाग लगाइए, चाहे इंडिपेंडेंटली दोस्तों 7 काट दो। कैसे, 2 2 4 और 3 7, बताओ रिमाइंडर कितना बच गया, 6 और 3 9, और 9 में जब 7 का भाग दोगे तो भी शेष कितना बचेगा भाई, 2 ही बचेगा। तो भी शेष कितना बचेगा बच्चों, 2 ही बचेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। तो चलिए अगला सवाल और देखते हैं। एक जैसे मैंने कहा दोस्तों 25 नवंबर 2024 को यदि बुधवार है तो बताओ 4 अप्रैल 2024 को कौन सा वार होगा। तो भाई करना कुछ नहीं है, 4 अप्रैल 2024 के आगे से और 25 नवंबर 2024 तक कुल दिनों की संख्या में निकालनी है। ध्यान से समझिएगा, अप्रैल का महीना 30 का, और 30 में से 4 गए तो दोस्तों 26 बचेंगे। 26 कह दो, 26 में 7 का भाग देने पर जो विषम दिन बच रहा है वो कह दो अप्रैल के 5। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के 25 दिन, या 25 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचेगा वो कोई अंतर नहीं है, जोड़ करके 7 का भाग लगा दो। चाहे दोस्तों यहां 7 से 7 क्या कर दो भाई, एलिमिनेट कर दो, 7 काट दो इसमें से, तो 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7। बोलो क्लियर है। बचा कितने पर दोस्तों, 5 और 3 8 और 3 11। क्लियर है। कितना बचा भाई, हमारे पास बचा दोस्तों 11, और 11 में जब 7 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष बचेगा 4।
यहां से पीछे जाना है तो दोस्तों 4 दिन कम कर दो, और जो 4 दिन पीछे वाला वार है, यानी कि बुध के 4 दिन पीछे वाला जो वार हो गया दोस्तों, वो 4 दिन क्या होगा, बाद 3 दिन बाद वाला वार हो जाएगा। तो बुध के 3 दिन बाद जो वार आएगा वही 4 दिन पहले पड़ेगा, आप ऐसा भी कह सकते हो, वार समान रहेगा भाई। तो बुध से जो वार 4 दिन पहले है वही वार बुध के 3 दिन बाद आने वाला है। तो बुध के 3 दिन बाद दोस्तों कौन सा आएगा, गुरु शुक्र और शनि। तो यहां क्या वार आ जाएगा भाई, शनिवार आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो बुध से 4 दिन पहले कौन सा वार आ गया दोस्तों, शनिवार हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने कहा एक प्रश्न देखो ध्यान से, यदि किसी लीप वर्ष में, राष्ट्रीय युवा दिवस सोमवार को मनाया जाता है, सोमवार को मनाया जाता है, तो बताओ उसी वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस वार को मनाया जाएगा? चलिए मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के तक के जो मुख्य दिन हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है? तो ऐसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। हम जानते हैं भाई राष्ट्रीय युवा दिवस, दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस कह दो या विवेकानंद जयंती कह दो भाई, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। नेशनल यूथ डे आता है दोस्तों 12 जनवरी, और चूंकि एक लीप वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा, तो 12 जनवरी यानी कि कौन सा वार आ रहा है भाई, सोमवार आ रहा है। तो 12 जनवरी का अगर सोमवार है तो विश्व पर्यावरण दिवस, और ये आएगा दोस्तों 5 जून को। यहां कौन सा वार होगा? क्लियर है? तो बताओ हम क्या कह रहे थे, 12 जनवरी के आगे से और 5 जून तक हमें कुल दिनों की संख्या लेनी है भाई। जनवरी का महीना 31 का, और 31 में से 12 गए तो बचेंगे कितने भाई साहब, 11 में से 2 गया तो 9, और एक 19 दिन रह गए। बोलो क्लियर है? तो 19 दिन कह दो, या 19 में 7 का भाग देने पर जो शेष बचे वो कह दो, तो जनवरी का रिमाइंडर तो हो गया 5। अब फरवरी, चूंकि लीप वर्ष है ये दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला जो वर्ष है वो कैसा है भाई, ये जो हम वर्ष कैलकुलेट कर रहे हैं ये किस वर्ष की बात हो रही है, लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में जो फरवरी आएगी उस फरवरी का रिमाइंडर क्या होगा, 1। मार्च, अप्रैल, मई और जून का 5, भाई जोड़ना नहीं है, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, बताओ कितना बचा, 5 बचा। और 5 दिन बाद का कह दो वार, या 2 दिन पहले का कह दो, समान हो गया। तो क्या वार आ जाएगा, शनिवार। तो जो वार सोमवार के 5 दिन बाद आ रहा है, चाहे तो 5 दिन का चल जाओ आगे, सोमवार के मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, 5 दिन बाद हो गया। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। तो सोमवार के 5 दिन बाद जो वार आने वाला है वो ठीक 2 दिन पहले निकला होगा, तो क्या कह सकते हैं आप, शनिवार आएगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, तो ये था आपका टाइप नंबर 2। अब हम बात करेंगे टाइप नंबर 3 की। देखो दोस्तों, हम बात करेंगे टाइप नंबर 3, यानी कि डेट एंड मंथ आर सेम, डेट एंड month are same but year is different,
चलिए, यानी कि तारीख और महीना तो क्या है भाई, समान है। तारीख और महीना तो क्या है, समान है, लेकिन वर्ष क्या है दोस्तों, अलग अलग है। तो कैसे किए जाएंगे, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखो ध्यान से, मैंने कहा यदि 1 जनवरी, मैंने कहा यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताओ बच्चों 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। सर डेट और मंथ क्या है, समान है, तारीखें और महीने समान है, अंतर केवल वर्षों में है। अरे विद्वानों, 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 तक कुल मिलाकर 1 साल का अंतर हो गया। अब ये 1 साल का अंतर या तो 365 दिनों का होगा या 366 दिनों का होगा। तो यहाँ जो अंतर है दोस्तों वो एक साधारण वर्ष का है, यानी कि 365 दिनों का है। क्यों भाई, क्योंकि 2001 कैसा है, एक साधारण वर्ष है। और जब 365 दिनों का अंतर होगा तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर 365 दिनों में 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, 52 सप्ताह तो पूरे पूरे होते हैं और एक दिन अपने पास में बच जाता है। तो सिंपली यहाँ क्या करेंगे, एक दिन आगे चले जाएंगे और वार आ जाएगा दोस्तों अपना मंगलवार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक नोट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है। नोट यह है कि यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का हो तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। मैंने क्या कहा, यदि वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का हो तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। यहां ये बात भी कह सकते हो, यदि वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का अर्थात 365 दिनों का हो, अर्थात 365 दिनों का हो, तो एक दिन जोड़ते या घटाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो जब वर्षों में अंतर एक साधारण वर्ष का अर्थात 365 दिनों का होगा तो एक दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे। मुझे बताओ इससे ठीक पहले वाली तारीख कौन सी थी। तो दोस्तों तारीख आ जाएगी 31 दिसंबर 2001। अगर यहाँ मंगलवार है तो इससे ठीक पहले वाला वार कौन सा होगा भाई, इससे एक दिन पहले वाली तारीख ये है 31 दिसंबर 2001। तो इससे ठीक पहले वाला वार क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब एक और यहाँ से रिजल्ट निकल कर आ गया। क्या भाई, रिजल्ट ये निकल कर आ गया कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिस वार से, साधारण वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है वह वर्ष ठीक उसी वार पर समाप्त भी होता है, ठीक उसी वार पर समाप्त भी होता है। या साधारण वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार उस वर्ष की
अंतिम तारीख को होगा, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ तारीख समान थी, महीना समान था, अंतर केवल 1 वर्ष का है। अब ये 1 वर्ष या तो साधारण होगा या लीप होगा। अगर ये साधारण वर्ष का अंतर है अर्थात 365 दिनों का अंतर है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि 365 दिनों में 52 तो सप्ताह और 1 दिन होता है। तो यदि अंतर एक ही साधारण वर्षार्थ अर्थात 365 दिनों का हो तो 1 दिन जोड़ते या घटाते हैं। और दोस्तों साधारण वर्ष की 1 जनवरी को जो वार होगा वही वार उस वर्ष की अंतिम तारीख को होगा, यानी कि साधारण वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है वह वर्ष ठीक उसी वार पर क्या होता है बच्चों, समाप्त भी होता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? चलिए अब अगली बात कर लेते हैं बच्चों इसके में। देखिए ध्यान से, मैंने कहा कि 1 जनवरी, मैंने क्या कहा भाई, 1 जनवरी 2004 को मान लो यदि सोमवार है, 1 जनवरी 2004 को अगर सोमवार है तो बताओ 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। और यहाँ जो डिफरेंस है दोस्तों वो केवल 1 साल का है। तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल वर्षों में है और एक साधारण वर्ष का अंतर है। तो हम क्या, सॉरी, एक लीप वर्ष का अंतर है, तो हम क्या नोट लिखेंगे? तो हमारा नोट ये हो गया दोस्तों, यदि वर्षों में अंतर, यदि वर्षों में अंतर एक लीप वर्ष का हो अर्थात 366 दिनों का हो तो 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं। बोलो क्लियर है? तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल 1 वर्ष का है और ये जो वर्ष है दोस्तों एक लीप वर्ष का अंतर आ गया क्योंकि 4 एक लीप वर्ष है। और जब अंतर एक लीप वर्ष अर्थात 366 दिनों का होगा तो 2 दिन जोड़ने या घटाने। जोड़ना कब है? जब आगे वाले वर्ष के लिए जाएंगे तो जोड़ेंगे और जब पीछे वाले वर्ष के लिए जाएंगे दोस्तों घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ 2 जोड़ दो तो सोमवार में 2 जोड़ दोगे तो कौन सा वार आ जाएगा भाई? बुधवार। बोलो क्लियर हो गया? चलिए अगली बात यहाँ और ध्यान देने की क्या है कि मगर इस तारीख से ठीक पहले वाली तारीख की बात करूंगा तो क्या जाएगी? 31 दिसंबर 2004 और वार क्या हो जाएगा? मंगलवार। भाई अगर 1 जनवरी 2005 पर बुध है तो ठीक 1 दिन पहले तारीख क्या आ गई? 31 दिसंबर 2004 और वार क्या हो गया? बुध से पहले वाला मंगल हो गया। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया कि लीप वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है, लीप वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है वह वर्ष ठीक अपने अगले वाले वार पर समाप्त भी होता है। ठीक अपने अगले वाले वार पर क्या होगा भाई? समाप्त होगा। तो बच्चों कुल मिलाकर रिजल्ट ये निकल कर आ गया कि तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल वर्षों में है। अगर ये अंतर एक लीप वर्ष का है तो 2 दिन जोड़ना या घटाना है। क्यों भाई? लीप वर्ष में दिनों की संख्या दोस्तों 366 होगी और 366 में जब 7 का भाग लगाओगे तो 7 पंजे 35, सर 1 बचा, 6 उतारा, 7 दूनी 14, बताओ शेष कितना बच रहा है? 2। और ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। तो आगे जाना हो तो 2 दिन जोड़ देंगे और पीछे जाना हो तो 2 दिन कम कर देंगे।
और बच्चों लीप वर्ष जो है जिस वार से शुरू होता है वह वर्ष ठीक अपने अगले वाले वार पर, ठीक अपने अगले वाले वार पर क्या हो रहा है भाई, समाप्त भी होता है। बोलो क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये हो गया अपना टाइप नंबर 3। बोलो क्लियर है क्या। अब कुछ प्रश्नों की चर्चा मैं यहाँ करने वाला हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा 28 फरवरी, मैंने कहा दोस्तों एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ। चलो कुछ प्रश्नों की बात अपन कर लेते हैं पहले। अच्छे अच्छे देखो, पहला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैंने कहा 5 मार्च, मैंने क्या कहा 5 मार्च 1992 को यदि शनिवार है, और पेन और पेपर लेकर रेडी रहिए और दोस्तों क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। 5 मार्च 1992 का है तो बताओ 5 ही मार्च 1993 का कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल 1 वर्ष का है। 92 से 93 आ गए, 1 वर्ष का अंतर है। अब ये 1 वर्ष या तो साधारण होगा या लीप होगा, यानी कि अंतर या तो 365 दिनों का होगा या 366 दिनों का होगा। और बच्चों यहाँ जो अंतर है वो 365 दिनों का है, इसलिए 1 जोड़ देंगे। अब कईयों को लग रहा है सर 92 लीप वर्ष तो है, फिर आपने 2 क्यों नहीं जोड़ा। अरे विद्वानों 92 लीप वर्ष है, उसमें पड़ने वाली फरवरी में दिनों की संख्या 29 होगी, लेकिन वो फरवरी तो पीछे छूट गई। अब दोस्तों 92 की 5 मार्च से लेकर 5 मार्च 1993 तक आ रहे हैं, तो जो फरवरी आ रही है दोस्तों वो 93 की काउंटिंग में आ रही है। बात समझ में आई क्या। तो यहां जो अंतर रहा वो 365 दिनों का रहा, यानी कि 1 दिन जोड़ना है तो वार क्या जाएगा यार, रविवार आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। भाई आप सही कह रहे हो कि 92 लीप वर्ष था, फरवरी 29 दिनों की है, लेकिन वो तो पीछे छूट गई ना। तो दोस्तों 5 मार्च 1992 से जब 5 मार्च 1993 तक चलोगे तो जो फरवरी काउंटिंग की आएगी वो 93 की आ रही है। फरवरी काउंटिंग किसकी आ रही है भाई, 93 की आ रही है ना। और दोस्तों यहां जो अंतर रहा 365 दिनों का रहा, मतलब साधारण वर्ष का अंतर रहा एक प्रकार से, इस तारीख से इस तारीख तक। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे एक बात बताओ भाई, दिन 366 कम होंगे जब 29 फरवरी का डे काउंटिंग में आएगा। अगर 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो दोस्तों दिन 365 ही होंगे। और यहां 29 फरवरी जो है दोस्तों वो 92 की पीछे छूट गई। अब जो 93 की फरवरी वो 28 दिनों की है, तो दोस्तों यहां 365 दिनों का अंतर हो गया, इसलिए जोड़ेंगे या घटाएंगे 1, और आगे जाना है तो जोड़ दो। दूसरा प्रश्न मेरा, मैंने कहा 29 फरवरी, ध्यान से करिएगा बच्चों, 29 फरवरी 1992 को यदि बुधवार है तो बताओ 28 फरवरी 1993 को कौन सा वार होगा। तो पहले तो ये बात समझो, क्या पूरा पूरा 1 साल हो गया क्या। 92 लीप वर्ष है, फरवरी का ये एंड का डे है, और 93 साधारण वर्ष है, फरवरी का ये एंड का डे। तो पूरा पूरा 1 साल हो गया, 92 की फरवरी का एंड और 93 की फरवरी का एंड। अब ये 1 साल जो है दोस्तों या तो 365 का होगा या 366 दिनों का। लेकिन ध्यान से समझो, मैंने एक बात कही थी, ये तारीख कभी भी काउंटिंग में नहीं आती, क्योंकि 29 फरवरी 1992 पर तो बुधवार हो ही गया। अब तो इसके आगे से चलना है भाई, 1 मार्च 1992 से लेकर 28 फरवरी 1993 तक। तो 93 की जो फरवरी है वो पूरी पूरी काउंटिंग में आ रही है। इसका मतलब काउंटिंग में आने वाली जो फरवरी है वो 93 की है। यहां अंतर एक साधारण वर्ष का रहा दोस्तों, इसीलिए यहां 1 दिन जोड़ा जाएगा, और वार कौन सा आ जाएगा भाई, गुरुवार आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है। सिंपल सी गणित ये निकल कर आई है, अगर 29 फरवरी का डे काउंटिंग में आएगा तभी तो वर्ष में 366 बनेंगे। अगर 29 फरवरी काउंटिंग में नहीं आ रही है तो दिन वर्षों के अंदर फिर बेटा 365 ही रहेंगे। तो यहाँ 29 फरवरी 1992 का जो दिन था वो दोस्तों चला गया, और 1 मार्च 1992 से 28 फरवरी 1993 तक पूरा पूरा 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए यहाँ तक। क्लियर है क्या। तो ये हो गया। चलो तीसरा प्रश्न और देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा 28 फरवरी 1992 को यदि
गुरुवार है। 28 फरवरी 1992 को यदि गुरुवार है तो मुझे बताओ विद्वानों 28 फरवरी 1991 का कौन सा वार होगा? अब बताओ भाई करना उसी तरीके से है। 28 फरवरी 1991 के आगे से और 28 फरवरी 1992 तक ही चल रहे हैं। तो देखो 92 लीप वर्ष है, लेकिन उसकी 29 फरवरी है जो अगला ही दिन है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है। तो 28 फरवरी 91 92 यहाँ जो डिफरेंस रहा वो 365 दिनों का रहा, इसलिए एक कम कर देंगे दोस्तों, वार आ जाएगा बुधवार। तो सिंपल सी बात यह है, अगर 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में आ रहा है तो ही दिन दो या घटाने हैं या दो जोड़ने हैं, और अगर 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में नहीं आ रहा तो दोस्तों दिन जोड़ने या घटाने हैं एक। तो चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल जैसे यहां कहा मैंने कहा 28 फरवरी 2004 को यदि शनिवार है तो बताओ 28 फरवरी 2005 का कौन सा वार होगा? तो अगर 28 फरवरी 2004 को शनिवार, हाँ भाई 4 एक लीप वर्ष है तो इसकी जो फरवरी है वो 29 दिनों की होगी। बताओ 29 तारीख काउंटिंग में आ गई ना, तो तारीख समान है, महीना समान है, अंतर केवल वर्ष में 1 साल का अंतर है। जब 29 फरवरी काउंटिंग में आ गए तो इट मीन्स यहाँ दोस्तों 366 दिनों का अंतर हो गया, और 366 दिनों का अंतर हो गया तो अब दिन जोड़ने हैं 2, और शनिवार में 2 दिन जोड़ देंगे दोस्तों, वार आ जाएगा सोमवार। कुल बात समझ में आ गई क्या? तो रिजल्ट निकल कर ये आया कि 29 फरवरी का डे अगर काउंटिंग में आ रहा है तो दिन जोड़ने या घटाने हैं 2, अगर 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में नहीं आ रहा है तो दिन जोड़ने हैं या घटाने हैं 1। बोलो क्लियर हो गया क्या? चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दोस्तों आज हमने कुल मिलाकर के दोस्तों 3 टाइप के प्रश्नों की चर्चा की है। 3 टाइप के प्रश्नों की चर्चा में जो टाइप नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ा है दोस्तों, टाइप नंबर जो फर्स्ट अपन ने पढ़ा है वो है वर्ष व माह तो समान लेकिन तिथियां अलग अलग। वर्ष और महीने तो समान और तिथि अलग अलग, तो दोस्तों तारीखों का अंतर करके 7 का भाग लगाकर शेष निकालेंगे। आगे की तारीख दे रखी तो दिन जोड़ देने हैं, पीछे का तारीख दे रखा हो तो दोस्तों दिन घटा करके निकाले जाएंगे। क्लियर है? विषम दिन हम पढ़ रहे थे, क्या था विषम दिन में? वे दिन जो सप्ताह के चक्र में आने से छूट गए दोस्तों विषम दिन कहलाते हैं, या कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष बचता है वो विषम दिन कहलाता है। जब हम बात करते हैं जनवरी से दिसंबर तक, इन 12 महीनों में कुछ महीने तो 28 का, एक महीना 29 का, और दोस्तों कुछ 30 और 31 के होते हैं। क्लियर है? आप ये याद कर लो केवल कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के, और दोस्तों फरवरी को छोड़कर बाकी सभी 31 के, तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो शेष प्राप्त हुआ दोस्तों वो विषम दिन प्राप्त हो गए, ऑड डेज हमें प्राप्त हो जाते हैं। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ गया? तो चलिए देखिए, फिर हमने टाइप नंबर सेकंड लिया जहां वर्ष तो समान था लेकिन दोस्तों तारीखें और महीने क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर 5 जनवरी 2005 के आगे से और 25 अप्रैल 2005 तक कुल दिनों की संख्या पूछेगा तो दोस्तों ऐसे आंसर करना है। क्लियर है? और यहां आपको यहां से यहां तक के टोटल नंबर ऑफ डेज लेकर 7 का भाग लगा देना है, जो रिमाइंडर बच रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। 5 दिन आगे जोड़ देंगे, चाहे आप इनके दिन लीजिए चाहे इन दिनों के अंदर 7 का भाग देने पर जो शेष आ रहा है वो लीजिए, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। जोड़ करके चाहे 7 का भाग लगाओ, चाहे दोस्तों 7 काट करके निकाल दो, जो रिमाइंडर बचेगा ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ये बात अपन ने पढ़ी है। क्लियर है? देखो
उसके बाद में बात करें तो दोस्तों यहां पर दोस्तों 4 अप्रैल 2024 को अगर शनिवार था तो 25 नवंबर 2024 को कौन सा वार होगा? भाई वही बात है कि 4 अप्रैल 2024 के आगे से और 25 नवंबर 2024 तक टोटल नंबर ऑफ डेज ले लो, चाहे उन डेज में रिमाइंडर्स बचने वाले महीनों में वो ले लो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं, जोड़कर भाग लगाओ चाहे इंडिपेंडेंटली काट दो, तो 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7 काट दिया हमने, शेष 4 बचेगा। बोलो क्लियर है? चलिए टाइप नंबर 3 में अपन ने डिस्कस किया डेट एंड मंथ आर सेम। डेट दोस्तों यहां डेट क्या है 1, मंथ क्या है जनवरी, और ईयर अलग अलग है, तो तारीख और महीने तो समान है, वर्ष अलग अलग है। अब ये वर्षों का अंतर अगर एक साधारण वर्ष यानी 365 दिनों का होता है तो एक दिन जोड़ेंगे घटाएंगे, और यदि वर्षों का अंतर दोस्तों एक लीप वर्ष का रहता है, अगर वर्षों का अंतर एक लीप वर्ष का रहता है तो 2 दिन जोड़ने हैं या घटाने हैं। बोलो क्लियर हो गया है? चलिए उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप सब बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा, और कल मिलते हैं कैलेंडर के और डिफरेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।